सो हेलो एवरीवन। हम इस लेक्चर में एक ब्रीफ रिव्यू देखने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट का, दैट इज अ डीआरएस। तो रेनफोर्समेंट कंक्रीट मतलब क्या, जो आपका कंक्रीट होगा विद टू सीमेंट, उसमें क्या करते हैं, स्टील की रेनफोर्समेंट जो वो प्रोवाइड करती है। अब स्टील जो रहता है आपका वो रोड ग्रेड में आपको अवेलेबल है। एक्चुअली दो फॉर्म में अवेलेबल है, एक आपका माइल स्टील और दूसरा आपका एच वाई एस डी स्टील। माइल स्टील जो आपका उसका एक ही ग्रेड आपके पास अवेलेबल है, Fe 250। उसके बाद एच वाई एस डी जो बार है उसके आपके पास Fe 415 एज वेल एज Fe 500 आपके जो है वो अवेलेबल है। Fe 500 के बाद Fe 550 आपका अवेलेबल अभी, और आगे भी जो है आपके वेरियस ग्रेड्स ऑफ द एच वाई एस डी बार्स आर अवेलेबल। जो आपका माइल स्टील रहता है वो आपका प्लेन सर्फेस रहता है, वहां पे कोई भी आपका कोरोगेशन नहीं रहता है। वहीं पर जो एच बार रहता है आपका, वहां पे जो है कोरोगेशन आपको फाइन मिलता है। जो आपका मेन स्टील होता है उसका डायमीटर ऑफ द बार जो रहता है वो 6 mm का डायमीटर भी आपको मार्केट में अवेलेबल है। वेयर एज एच बार जो आपका वो 8 mm से चालू होता है, और इसके 10 mm, 12 mm, 16 mm, 25, 20, 32, 36 ऐसे जो आपके बार जो वो अवेलेबल है। नाउ अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो आपका जो स्टील होगा उसका मॉडुलस ऑफ द रेसिड्यूज, दैट इज अ कैपिटल ई, दैट इज मॉडुलस ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ द स्टील, ये रहता है आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ न्यूटन पर mm² या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ MPa। यही अगर हम इस कंक्रीट की बात की जाए तो कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी रहता है वो रहता है आपका 5000 अंडर रूट ऑफ द एफसीके। एफसीके जो रहता है आपका, एफसीके जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, अगर हम M20 कंक्रीट लेंगे तो इन दैट केस एफसीके जो आएगा आपका वो 20 रहेगा। 25 लेंगे M25, इन दैट केस एफसीके जो रहेगा 25। जो 28 डेज के बाद जो आपकी स्ट्रेंथ मिलती है आपको, उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे, वो आपकी रहती है एफसीके। उसके बाद जो आपका स्टील है उसकी जो डेंसिटी रहती है आपकी, तो डेंसिटी ऑफ द स्टील जो आपकी रहती है वो रहती है आपकी 7850 kg पर मीटर क्यूब। वहीं पर अगर कंक्रीट की बात की जाए, कंक्रीट जो आपका रहता है वो रहता है 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो चीजें हैं, ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखने हैं। साथ साथ ही जो आपका स्ट्रेंथ रहेंगी, स्ट्रेंथ जो रहती है आपकी स्टील की, अगर हम स्ट्रेंथ कंसीडर करेंगे तो स्टील की हम इल्ड स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं Fy। और अगर कंक्रीट कंसीडर करेंगे तो इन दैट स्टील में हम और एक कंसीडर करते हैं Fu। Fy जो रहेंगे आपकी, दैट इज द इल्ड स्ट्रेस आपका जो रहेगा वो रहेगा Fy या फिर इल्ड स्ट्रेंथ जो रहेंगे। और Fu मतलब आपका रहता है अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द जो भी आपका स्टील होगा उसका अल्टीमेट। तो मैक्सिमम अभी स्ट्रक्चरल जो आपका स्टील का डिजाइन होगा उसमें हम इल्ड स्ट्रेंथ ही कंसीडर करते हैं, अल्टीमेट नहीं करते, क्योंकि कंक्रीट पहिया आपका फेल हो जाता है बिफोर द स्टील। तो स्टील का इल्डिंग चालू हो गया मतलब स्टील फेल हो गया, इस तरह से हम कंसीडर करते हैं, तो उसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम कंसीडर नहीं करते हैं। वहीं पर अगर कंक्रीट की बात की जाए तो कंक्रीट में हम क्या लेते हैं, कंक्रीट में हमने एफसीके देखा। एफसीके जो था आपका वो था आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी जो कंक्रीट की रहती है वो रहती है आपकी एफसीके। वहीं पर स्टील में हमने लिया, स्टील में क्या लेंगे हम, Fy कंसीडर करेंगे। तो जब भी हम स्टील की स्ट्रेंथ लेंगे तब Fy कंसीडर करेंगे, जो कंक्रीट के लेंगे हम क्या करेंगे, एफसीके कंसीडर करेंगे। कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है वो भी आपको याद रखना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहती है आपकी, दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इक्वल टू 0.7 एफसीके। हम डायरेक्टली कंसीडर करते हैं कि जो भी आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, दिस इज एज पर द आईएस कोड, कि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होंगी इट विल बी इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ द एफसीके। एफसीके आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। उसके जो आपके जो बार अवेलेबल है मार्केट में, आपके मार्केट में बार जो अवेलेबल है वो रहते हैं आपके 12 mm की, मतलब उनकी जो लेंथ रहती है, एक बार जो रहेगा आपका वो 12 mm का अवेलेबल रहता है। ये जब रहता है जब आपका जो डायमीटर ऑफ द बार है वो आपका अप टू द 25 mm तक रहेगा। अगर 25 के ऊपर के अगर बार रहेंगे तो इन दैट केस जो लेंथ ऑफ द बार है इट में भी शॉर्टर, वो कम भी हो सकती है, आपकी 6 मीटर भी रह सकती है। लेकिन जनरली आपके जो बार रहते हैं वो सभी क्या रहती है, आपके 12 मीटर उनकी टोटल लेंथ जो है वो रहती है। उसके बाद अभी नया एक बार आपका यहाँ पे अवेलेबल है मार्केट में, एचवाईएसडी। जो आपका एचवाईएसडी का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। एचवाईएसडी का जो फुल फॉर्म है आपका वो है आपका हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म कंक्रीट। जो आपका सॉरी हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील। जो पहले वाला जो स्टील था आपका माइल स्टील जो यूज करते थे, वो जो रहता है आपका वो डक्टाइल रहता है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है आपका, डक्टाइल होने के कारण उसकी इल्ड स्ट्रेंथ जो रहती है, इल्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या रहती है, कम रहती है। वो डक्टाइल रहता है लेकिन इल्ड स्ट्रेंथ कम रहती है। इसलिए हमने क्या कर दिया, एक नया वाला एचवाईएसडी बार निकाला, उसके नाम में है हाई इल्ड। मतलब अभी इसकी डक्टिलिटी जो होगी वो माइल स्टील से कम होगी। डक्टिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर जो बार है उसकी डक्टिलिटी कम होगी, लेकिन उसकी जो इल्ड स्ट्रेंथ है वो हमने क्या कर दी, यहाँ पे बढ़ा दी। तो अभी दूसरा हमने बार जो दूसरा आविष्कार हमने निकाला, दैट इज द टीएमटी। ये जो बार है आपका, ये इस तरह से रहता है कि जो उसका एक्सटर्नल जो सरफेस रहेगा वो हार्ड रहता है, मतलब वो क्या रहता है, उसका इल्ड स्ट्रेंथ जो रहता है वो ज्यादा रहता है। वहीं पर जो बीच वाला जो उसका कोर रहेगा वो आपका सॉफ्ट रहता है, मतलब ये जो रहता है आपका वो डक्टाइल रहता है। तो जो माइल स्टील है और एचवाईएसडी बार है, इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज है, इन दोनों के जो बेनिफिट है, उनको उन्होंने कंबाइन कर दिया और एक बार निकाल दिया, दैट इज द थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, दैट इज द टीएमटी। ये जो कोर है उसका डक्टाइल रहता है, वहीं पर जो आउटर सस्पेंशन है वो आपका हार्ड रहता है। उसके बाद आरसीसी डिजाइन के आपके पास अभी दो मेथड है, एक है आपकी WSM दैट इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और दूसरी आपकी रहती है LSM दैट इज द लिमिट स्टेट मेथड। अभी WSM मेथड में हम क्या करते हैं, जो लोड है वो एक्चुअल वाला लोड लेते हैं। जब भी हम डिजाइन लोड लेंगे, डिजाइन लोड इक्वल टू आपका रहता है जो भी आपका वर्किंग लोड होगा
वहीं पर एलएसएम में जब हम डिजाइन लोड लेंगे तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, उसको फैक्टर ऑफ जो वर्किंग लोड होगा उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप 1.5 ले सकते हैं फॉर द डेड लोड और लाइव लोड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वर्किंग लोड होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। वहीं पर डब्ल्यूएसएम में क्या करना है, जो वर्किंग लोड रहा वही आपका डेड लोड रहता है। यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेंथ रहेंगे, जो आपकी स्ट्रेंथ रहेंगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ रहेंगी, वो हम उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सपोज एफसी के, उसको हम डिवाइड कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। सिमिलरली यहाँ पे भी करते हैं, हम जो भी स्ट्रेंथ निकालेंगे उसको हम क्या करेंगे, एफसी के सपोज आई उसको हम डिवाइड कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। एफसी के और एफ हम कंसीडर करेंगे एक तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ या फिर स्टील की स्ट्रेंथ। लेकिन जब यहाँ पर जब हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो कंक्रीट के लिए हम लेते हैं, कंक्रीट के लिए यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं। वहीं पर स्टील के लिए हम लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 1.78। वहीं पर एलएसएम में जो आपका जो कंक्रीट है उसके लिए हम क्या लेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 1.5। वहीं पर जो आपका स्टील है, स्टील के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे 1.15। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगेन और एक अच्छी बात की आप, और एक इंपॉर्टेंट थिंग की डब्ल्यूएसएम जो है वो नो क्रैक सेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, आपका नो क्रैक सेक्शन होता है। वहीं पर जो एलएसएम रहता है वो आपका क्रैक सेक्शन रहता है। क्रैक सबको पता है, नो क्रैक मतलब क्या, हमारा जो पर्टिकुलर बीम है उसमें कोई भी क्रैक नहीं आएगा। वहीं पर क्रैक मतलब क्या, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो अभी ये नो क्रैक होने की वजह से जहां जहां आपको वाटर टैंक स्ट्रक्चर चाहिए, अगर सपोज ये मैं वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, अगर इसमें यहाँ पे अगर क्रैक्स आ गए तो इन दैट केस वो मे भी फेल नहीं हो रहा, लेकिन क्रैक की वजह से क्या हो जाएगा, लीकेज ऑफ द वाटर विल बी देयर। ये जो वाटर रहेगा उसका लीकेज हो जाएगा। सो दैट इन केस ऑफ द वाटर टाइप स्ट्रक्चर, जहां पे मुझे क्या चाहिए, कोई भी लीकेज नहीं चाहिए, इस तरह से वाटर टाइप स्ट्रक्चर जो है वहां पे मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा डब्ल्यूएसएम। हालांकि जहां जहां मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब अभी जनरल जो आपकी बिल्डिंग रहेंगी वहां पे मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे बिल्डिंग से अदर देन वाटर टाइप स्ट्रक्चर, जहां पे मुझे क्रैक हुआ तो भी चलेगा, हर जगह मैं क्या करूंगा, डब्ल्यूएसएम यूज करूंगा। फिर वो बिल्डिंग होगी, ब्रिज हो गया, जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा वो, जहां पे मुझे क्रैक सेक्शन चाहिए। अगर मुझे विदाउट क्रैक वाला सेक्शन चाहिए तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, डब्ल्यूएसएम मेथड यूज करूंगा। अगर मुझे क्रैक वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एलएसएम यूज करूंगा। अभी डब्ल्यूएसएम विदाउट क्रैक होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हम ले रहे हैं। डब्ल्यूएसएम में क्या ले रहे हैं हम, एक्स्ट्रा का स्ट्रेंथ जो है, मतलब अभी इतना ही रिक्वायर्ड, जो बीम है वो बड़ा वाला साइज ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेसिव मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट देयर विल बी नो क्रैक। जो भी लोड आने वाला है उसके वजह से वहां पे कुछ भी क्रैक ना हो, इसलिए क्या करते हैं, एक्सेसिव मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब तक बिल्डिंग जो है उसमें क्रैक भी आया तो भी चलेगा, अगर वो सर्विसिबल है तो फेल नहीं है, ऐसा हम एलएसएम में कंसीडर करते हैं। तो देयरफॉर अगर हम कंपेयर करेंगे कि डब्ल्यूएसएम और एलएसएम, तो डब्ल्यूएसएम में हमने एक बीम डिजाइन किया और एलएसएम में एक बीम डिजाइन किया, तो डब्ल्यूएसएम वाला जो बीम रहेगा उसका जो डायमेंशन रहेगा वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द एलएसएम। एलएसएम वाला बीम छोटा रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा। तो देयरफॉर इन केस ऑफ द डब्ल्यूएसएम आपको मटेरियल जो है वो ज्यादा लगता है, एलएसएम में आपको मटेरियल जो आपका कम लगता है। तो ये जो बिग बिग डिफरेंस है आपको मालूम होने चाहिए। इसमें और एक मेथड आपकी जो रहती है, अल्टीमेट लोड मेथड भी रहती है। इन दिस पर्टिकुलर केस जो लोड, यहाँ पे लोड फैक्टर हम कंसीडर करते हैं, इतना याद रखिए कि ये जो रहता है इसमें हम अल्टीमेट लोड कंसीडर करते हैं, मतलब मैक्सिमम लोड हम इसे कंसीडर करते हैं। सो मतलब इसमें एक चीज हम कंसीडर करते हैं कि जब तक हमारा बीम पूरी तरह से गिर नहीं जाता, जब तक हमारा बीम पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हो जाता, तब तक वो फेल नहीं हुआ है, हमें कंसीडर। फिर उसमें कितने भी क्रैक हो, इसमें क्या है, सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया कहां पे भी आपको नहीं दिखेगा। जब तक बीम पूरी तरह से क्रैक नहीं होता, पूरी तरह से वो गिर नहीं जाता, तब तक हम कंसीडर करते हैं कि वो क्या है, सेफ है। तो ये तीसरी मेथड से हम कहां पे भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सर्विसिबल नहीं है, अगर बिल्डिंग अच्छी खासी हमने 10 मंजिली बिल्डिंग बांध दी लेकिन उसमें बहुत सारे क्रैक आ गए, वो मे भी गिरी नहीं है, लेकिन अगर उसमें आपको विजिबल क्रैक्स देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं यार, कोई भी वो जो बिल्डिंग है वो खरीदेगा नहीं। तो ऑब्वियसली वो बिल्डिंग जो आपका वो सर्विसिबल भी होना चाहिए। तो जो हमारा लिमिट स्टेट है उसमें हमने कोलैप्स तो देख लिया कि जो हमारा बिल्डिंग है वो फेल तो नहीं होना चाहिए, तो उस फेलियर को हम, मतलब क्रैक्स, वो फेलियर तो हम कंसीडर करते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स नहीं जाए। उसके एडिशन में हम क्या करते हैं, एलएसएम में लिमिट दूसरी वाली लगा देते हैं सर्विसिबिलिटी की। तो लिमिट स्टेट में दो मेथड्स, दो स्टेट रहते हैं आपके, लिमिट स्टेट रहते हैं। फर्स्ट इज फॉर द कोलैप्स एंड सेकंड इज फॉर द सर्विसिबिलिटी। फर्स्ट कोलैप्स में हम कंसीडर करते हैं, अगर बीम होगा तो फ्लेक्चर में जो है या फिर शियर में जो है फेल होना नहीं चाहिए। अगर कॉलम होगा तो कंप्रेशन मेंबर रहेगा तो कंप्रेशन में फेल नहीं होना चाहिए। बीम अगर आपका यल बीम होगा या फिर एंड वाला बीम होगा या फिर बीम कर होगा तो इन दैट केस वो टॉर्शन में फेल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बीम जो है, बीम कौन सा मेंबर रहता है आपका, बीम जो आपका वो फ्लेक्चरल मेंबर रहता है, और जो आपका कॉलम रहता है, कॉलम क्या रहता है आपका, कंप्रेशन वाला मेंबर रहता है। तो याद रखना आपको, बीम फ्लेक्चरल रहता है और कॉलम जो रहता है वो आपका कंप्रेशन वाला रहता है। उसके बाद लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, हम लिमिट स्टेट में कंसीडर करते हैं कोलैप्स अभी सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी मतलब क्या, जो हमारे डिफ्लेक्शन है विद इन द लिमिट चाहिए, बीम जो है ज्यादा बेंड नहीं होना चाहिए, क्रैकिंग जो है, नंबर ऑफ क्रैक्स विल बी फॉर्म जो आपके होने वाले हैं वो कम होने चाहिए। बिल्डिंग अगर आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में है या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जहाँ पे मशीनरी वगैरह सेटअप करने वाला, तो इन दैट के जो वाइब्रेशन होने वाला है वो आपका कम होना चाहिए। फायर रेजिस्टेंट जो आपका वो बिल्डिंग फायर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आग लग गया और खत्म बात। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, बिल्डिंग जो है वो सालों साल तक टिकनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साल बिल्डिंग अच्छे तरीके से खड़ी रही और दूसरे साल वो गिर गई, ऐसा नहीं। या फिर एक साल बिल्डिंग में कोई भी
डिफ्लेक्शन नहीं हुआ या फिर माइनर डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन 5 साल बाद बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो जब तक बिल्डिंग का लाइफ स्पैन है, मतलब जो भी 40-50 साल है, तब तक बिल्डिंग जो है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए। ये जो भी लिमिट सेट है तब तक उस बिल्डिंग ने क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो अभी अभी मैंने बोला था डिजाइन लोड जब हम लिमिट स्टेट में लेते हैं तो डिजाइन लोड हम क्या करते हैं, डिजाइन लोड इक्वल्स टू जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होगा या फिर जिसको हम बोलेंगे सर्विस लोड या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लोड हम जिसको बोलते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, जो हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया था। तो अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होता है या फिर वर्किंग जो हम उसको वर्किंग लोड भी बोलते हैं, वो जो आपका लोड रहता है, दैट पर्टिकुलर लोड जो रहता है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमने 100 लोड एक बिल्डिंग अगर 100 इंस्टेंट कंसीडर करते हैं तो 100 में से 95 बार ऐसा होगा कि जो लोड होगा आपका वो क्या है 20 से कम होगा, और 5% ऐसा होगा कि जब जो लोड है मेरा वो कब कितना रहेगा, 21 रहेगा, 25 रहेगा, 40 रहेगा, ऐसा कुछ तो भी मेरा लोड रहेगा। मतलब अगर 100 इंस्टेंट में कंसीडर करता हूं तो उसमें 95 टाइम्स ऐसा होगा कि जो लोड होगा मेरा वो 20 के नीचे रहेगा। वहीं पर 5 बार ऐसा होगा कि ये जो 20 का है उसको क्रॉस कर देगा, कभी 21, कभी 25, कभी 29, ऐसा कुछ तो भी लोड जो है मेरा वो सपोज होने वाला है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो 20 वाला लोड है इसको मैं कंसीडर करूंगा एफसी के सॉरी इसको मैं कंसीडर कर दूंगा जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होगा मेरा, इसको हम कंसीडर करूंगा कैरेक्टरिस्टिक लोड। 100 में से 95 बार ऐसा होगा कि जो लोड है वो क्रॉस नहीं होगा, दैट पर्टिकुलर लोड जो है मेरा वो रहेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड को हम डिजाइन लोड में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजाइन लोड विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका दिस डिपेंड्स अपॉन द लोड कॉम्बिनेशन, जो आपके लोड कॉम्बिनेशन डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन के हम कंसीडर करते हैं। अभी आपके जो लोड्स हम कंसीडर करते हैं साइड को डिफरेंट लोड कंसीडर करते हैं। फर्स्ट आपका जो रहेगा डेड लोड हम कंसीडर करते हैं, उसके हम कंसीडर करते हैं लाइव लोड, उसके बाद हम कंसीडर करते हैं विंड लोड, उसके बाद हम कंसीडर करते हैं अर्थक्वेक लोड जो आपका रहेगा इस तरह से। तो सभी लोड ये जो डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड उसके लिए आपका कॉमन आई स्क्वायर दैट इज 875 IS 875 आपका है। IS 875 का पार्ट 1 जो रहेगा वो आपका डेड लोड का है। IS 875 का जो पार्ट 2 है आपका वो है आपका लाइव लोड का, और IS 875 का पार्ट 3 जो आपका वो है आपका विंड लोड का। टोटल 5 पार्ट्स है इसमें, और जो टोटल 5 पार्ट्स है इसमें, चौथा और पांचवा पार्ट जो आपका वो स्नो लोड या फिर एक्सीडेंटल लोड का है आपका। और अर्थक्वेक लोड के लिए आपका अलग से जो है वो आईएस कोड है दैट इज 1893। तो ये आईएस कोड आपको याद रखने हैं 875 875 875 पार्ट 1 2 3, और अर्थक्वेक के लिए अलग से लोड आपका 893। तो इसमें जो है आपके हम लोडिंग कंडीशन आपको गिवन है कि किस तरह से आपको डेड लोड लेना है, लाइव लोड लेना है, फिर विंड लोड लेना है। अभी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो डिपेंड करता है आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द लोड, वो डिपेंड करता है आपका हम कौन सा लोडिंग कॉम्बिनेशन कंसीडर कर रहे हैं। अगर हमने कंसीडर कर दिया डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो इन दैट केस क्या करेंगे हम दोनों में, डेड लोड में 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, लाइव लोड में भी 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने कंसीडर कर दिया डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, सभी में क्या करेंगे 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया आपका 1.2। सिमिलरली अगर हम डेड लोड और लाइव लोड अगर हम सिमिलरली हम डेड लोड प्लस विंड लोड अगर हम कंसीडर करते हैं तो इन दैट केस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। अभी हम ये कंसीडर करते हैं कि जो विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड है ये दोनों एक साथ नहीं आते, हम ऐसा कंसीडर करते हैं। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड कभी भी एक साथ नहीं आते, एक तो विंड लोड आएगा, एक तो लाइव लोड आएगा। तो आपके पास ये 3 कॉम्बिनेशन है, इन 3 कॉम्बिनेशन में जहां जहां आपका अर्थक्वेक लोड है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, विंड लोड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल 5 जो है वो कॉम्बिनेशन आ जाता है, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये 3 जो आपको मेन याद रखने 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 अर्थक्वेक लोड, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे विंड लोड। एक तो विंड लोड लेंगे या फिर अर्थक्वेक लेंगे, उसके बाद 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 अर्थक्वेक लोड, या फिर यहाँ पे अगेन जो आपका विंड लोड रहेगा। तो इस तरह से हम लोड कॉम्बिनेशन करते हैं। लोड कॉम्बिनेशन भी डिपेंड रहता है आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द लोड्स। उसके बाद जो आपका मटेरियल है उसकी जो हम डिजाइन स्ट्रेंथ लेंगे उसको भी हम क्या करते हैं, जब भी हम डिजाइन लोड लेंगे, जब भी हम डिजाइन लोड लेंगे तब भी हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक लोड होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। वहीं पर हम जब डिजाइन स्ट्रेंथ लेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ के बाद हम जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एफओसी से, दैट इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो जब हम डिजाइन लोड ले रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप डिजाइन स्ट्रेंथ ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल अभी जब आपकी रहेंगे, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल होंगी आपकी, दिस इज सपोज हमने 100 इंस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो ऐसा सिर्फ 5 बार होगा कि जब हमारे जो स्ट्रेंथ है वो 20 से कम आएंगे। सपोज 19 आएंगी, 18 आएंगी, 17 आएंगी, या फिर 5 आएंगी, या फिर 8 आएंगी। ये सिर्फ कितना 5 बार हुआ, लेकिन 95 टाइम्स ऐसा होगा कि क्या हो जाएगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 20 के ऊपर आएंगी, 20, 21, 25, 55 ऐसा कुछ तो भी आएंगी। ये कितने बार, 95 बार। सो टोटल अगर हमने 100 इंस्टेंट कंसीडर कर दिए, 100 में से सिर्फ 5 बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 20 से कम आ रही है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ये 20 को क्या कर देंगे, 20 इज यूर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। बाकी 95 बेकार हो जाएंगे, ये 20 को वो क्रॉस कर देंगे। लोड का था आपको सिर्फ 95 बार ऐसा हो रहा है कि लोड क्रॉस नहीं कर रहा था, आपको 95 बार ऐसा होगा कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो क्रॉस कर रही है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में क्या करती है, ओनली 5% यहाँ पे नॉट मोर देन 5% आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसमें कम से मैक्सिमम कितने हैं,
5% जो टेस्ट रिजल्ट है वो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्टिंग है उससे कम आएंगे, बाकी सभी जो इससे ज्यादा की वैल्यू आने वाली है। ओके, अगेन यहाँ पे अभी जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द मटेरियल जो हम लेते हैं फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे 1.5, वहीं पर अगर स्टील कंसीडर करेंगे तो स्टील के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे 1.15। कंक्रीट जो आपका वो साइड पे कंस्ट्रक्ट होता है और कंक्रीट है, इसलिए वहां पे क्या रहता है आपको मल्टीपल फैक्टर जो उसको एफेक्ट करते हैं, सो देयरफॉर इन दैट केस फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका लार्जर है। वहीं पर जो स्टील है वहां पे आपका क्वालिटी कंट्रोल जो आपका वो यूसी बहुत ही ईजी रहता है, क्यूसी जो आपका क्वालिटी कंट्रोल जो रहता है, हम एक्चुअली फैक्ट्री में जो स्टील है वो बनता है तो वहां पे क्वालिटी कंट्रोल हम अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, तो इसलिए वहां पे क्या करते हैं हम जो स्टील का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो बहुत कम लेते हैं, दैट इज 1.15। वहीं पर कंक्रीट का क्या लेते हैं हम 1.5। नेक्स्ट है आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, जो भी आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन होगा उसको हम देखेंगे। तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में आपको मेन है जो आपका कंक्रीट और हमने स्टील देखा उसका आपको जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहता है वो किस तरह से रहता है। सो यहाँ पे हमने कंसीडर कर दिया यहाँ पे क्या आपकी स्ट्रेन है और यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस एक्स एक्सिस पे आपका जो है वो स्ट्रेस है, तो हम कंसीडर करते हैं कि अप टू द 0.002 जो आपका 0.002 स्ट्रेन होगा तब तक हमारा जो स्ट्रेस है उसका जो आपका जो वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस होगा दैट पर्टिकुलर वेरिएशन इज योर पैराबोलिक, और उसके बाद हम कंसीडर करते हैं कि 0.05 से लेके 0.035 तक क्या हमारा स्ट्रेस का जो वेरिएशन होगा वो हम कंसीडर करते हैं जो कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो याद रखिए 0.002 तक क्या रहेगा स्ट्रेस जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका पैराबोलिक रहेगा, वहीं पर 0.002 टू 0.0035 आपका क्या रहेगा ये स्ट्रेस जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहने वाला है, और 0.0035 ये क्या रहेगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेन रहता है, ये जो है मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंक्रीट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट आपका रहता है 0.0035। इसके बाद जो हमारा कंक्रीट जो वो फेल हो जाता है, तो याद रखिए मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट 0.0035, उसके बाद 0.002 तक क्या रहेगा आपका वो पैराबोलिक रहेगा, 0.002 टू 0.035 स्ट्रेस जो रहेगा आपका वो कांस्टेंट रहेगा, और 0.0035 के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो फेल हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेन जो आपकी रहेंगी वो हमने कंसीडर कर दी एफसीके, मतलब हमने जो बीम कास्ट जो हमने क्यूब कास्ट किया क्यूब की स्ट्रेंथ निकाली उससे आपको जो स्ट्रेंथ मिली वो रही आपकी एक्चुअली पे जो इसमें मिली आपको हमने जो लैब में टेस्ट किया वहां से जो मुझे स्ट्रेंथ मिली वो होगी आपकी एफसीके। अभी जो लैंड जो हम मटेरियल जो हम कास्ट कर रहे हैं इन द लैबोरेटरी और जो साइड पे कास्ट करने वाले या फिर साइड पे जो हम यूज करने वाले हैं इट इज डिफरेंट। हम अभी जो हमने सभी मटेरियल सेम रहे, लैब में मैंने क्या किया था 150 बाय 150 वाला जो क्यूब यूज किया, वहीं पर साइड पे क्या रहेगा कभी मेरा पतला वाला स्लैब रहेगा, कभी बहुत बड़ा वाला कॉलम रहेगा, कभी ऐसा बीम रहेगा, कभी मेरा कुछ तो भी स्टेयरकेस वगैरह रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है मेरा जो साइज एंड शेप है एट अ लैबोरेटरी में मेरा जो साइज एंड शेप था वो कांस्टेंट था, लेकिन ऑन साइड जो साइज एंड शेप है वो अलग अलग है, तो देयरफॉर इस एफसी को हम क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं विद द साइज एंड शेप फैक्टर, इसको हम अप्लाई करते हैं साइज एंड शेप फैक्टर। क्यों? क्योंकि आपका जो साइज है एंड शेप है ऑन द साइड डिफरेंट रहने वाला है, तो एफसीक्यू को हमने क्या कर दिया साइज एंड शेप फैक्टर से डिवाइड कर दिया, साइज एंड शेप फैक्टर हमने ले लिया 1.5, तो ये निकल के आता है 0.667 एफसीके। अभी ये जो स्ट्रेंथ मिली आपको इसको अगेन हम डिवाइड करेंगे विद द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है आपका जो आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उससे हम डिवाइड करेंगे। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या रहता है आपका 1.5, तो इसलिए आपको आखिर में जो डिजाइन स्ट्रेंथ मिलेंगी डिजाइन स्ट्रेंथ विल बी इक्वल्स टू 0.45 एफसीके। सो इन केस ऑफ द बीम जो हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ अगर हम बीम कंसीडर कर रहे हैं तो इन दैट केस बीम में जो स्ट्रेंथ रहेंगी आपकी कंक्रीट की वो रहती है 0.45 एफसीके। सिमिलरली अगर हम वो रहती है आपकी डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज टेकन एज 0.45 एफसीके। सिमिलरली अगर हम कंसीडर करेंगे एचवाईएसडी बार में तो माइल स्टील जो रहता है आपका माइल स्टील का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो वहां पे जो इल्ड पॉइंट रहता है आपका ये जो इल्ड पॉइंट है वो आपका इजीली डिफाइन हो सकता है, बट इन केस ऑफ द एचवाईएसडी बार इट इज नॉट पॉसिबल। सो उसमें हम क्या लेते हैं 0.002 वाला जो स्ट्रेंथ रहेगा वहां से हम क्या करते हैं एक ये जो हमारा ये ओरिजिनल डायग्राम थी उसके पैरेलल इस तरह से जो है वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द 0.002 और ये जहां मीट होंगी उस पॉइंट को हम करते हैं दिस इज नोन एज योर इल्ड पॉइंट, इसको हम कंसीडर करते हैं इल्ड पॉइंट। और यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेस मिलेंगी उसको हम क्या करते हैं एफ वाई दैट इज द इल्ड स्ट्रेस जो है वो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेंथ रहेंगी दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेंथ रहेंगी दिस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ विल बी इक्वल्स टू ये 0.002 प्लस ये वाली स्ट्रेंथ और ये वाली स्ट्रेंथ रहती है आपकी 0.87 एफ वाई डिवाइडेड बाय ईएस। तो याद रखिए इसमें हमने भी सेम वैसा ही किया जो पहले किया था इस ऐसा ही किया। ओके, अभी ये जो आपकी एफ वाई रहेंगी एफ वाई क्या है आपकी अगेन क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, तो आपको डिजाइन स्ट्रेंथ अगर निकाली है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द अगर स्टील निकालनी है आपकी तो इन दैट केस वो क्या हो जाएंगे आपकी एफ वाई डिवाइड बाय 1.15, तो ये जाती है आपकी 0.87 एफ वाई। सो इन केस ऑफ द स्टील जो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ रहेंगी वो रहेंगी आपकी 0.87 एफ वाई। इन केस ऑफ द कंक्रीट डिजाइन स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू 0.45 एफसीके। जो स्ट्रेंथ रहेगा इन स्टील
हमने ये वाला फॉर्मूला देखा, इन स्टील ये वाला मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगा। वहीं पर अगर कंक्रीट की बात की जाए तो कंक्रीट में आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो रहता है वो 0.0035 रहता है एंड 0.002 तक क्या रहता है वो पैराबोलिक रहता है। उसके बाद आपका क्या है ये इतना जो रहेगा ये देखिए यहाँ पे इतना 0.002 तक पैराबोलिक और उसके बाद क्या है आपका ये कांस्टेंट स्ट्रेन है और ये जो आपका 0.45 एफसी। तो ये जो आपका स्ट्रेस डायग्राम है इसमें आपको सभी जो वैल्यू है वो आपको याद ही होनी चाहिए कि स्ट्रेस क्या रहता है। स्ट्रेन ये जो आपकी ये है आपकी स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन कितना रहता है, और ये जो आपकी ये स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेन हमने देखा कि कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन क्या रहता है 0.0035। उसके बाद और एक स्ट्रेन हमने लिया था 0.002 और यहाँ पे जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो अभी हमने फॉर्मूले से देखी, ये जो आपके फॉर्मूला है यही आपका वहां पे वैल्यू है। स्ट्रेस आपका जो रहेगा यहाँ पे आपका रहता है स्ट्रेस 0.45 एफसी के मैक्सिमम स्ट्रेस इन द कंक्रीट जो हम लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रहता है 0.002 तक। फिर उसके बाद वो क्या करता है यहाँ पे रिड्यूस होते जाता है और ये कहां तक रिड्यूस होता है अप टू द न्यूट्रल एक्सिस। ये जो हमारा फॉर्म होगा ये न्यूट्रल एक्सिस रहता है आपका। न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या, न्यूट्रल उसके नाम में ही आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब का वहां पे ना पॉजिटिव होगा ना आपका निगेटिव होगा। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे ना आपका स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस भी आपका नहीं रहता और आपका स्ट्रेन भी नहीं रहता। यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल्स टू जीरो, स्ट्रेन इक्वल्स टू जीरो, एज वेल एज यहाँ पे कॉम्प्रेशन भी आपका नहीं रहता है और आपका टेंशन भी नहीं रहता। मतलब कॉम्प्रेसिव फोर्स भी आपका जीरो रहेगा और टेंशन फोर्स भी आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। हालांकि इस एक्सिस के ऊपर अगर जाओगे, ऊपर आप जाओगे तो वैसे वैसे आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बढ़ेगा और अगर हम नीचे जाओगे तो इन दैट केस आपका यहाँ पे टेंशन रहता है। तो जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका कंप्रेशन, नीचे उसका टेंशन। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या, न्यूट्रल एक्सिस मतलब ऐसा एक्सिस जहां पे ना कंप्रेशन है ना आपका टेंशन है, वहां पे ना कंप्रेशन रहता है ना आपका टेंशन रहता है। यहाँ पे भी दो फोर्सेस जनरेट होंगे। एक जो आपका सिंगली रेनफोर्स बीम मतलब क्या, हम इस तरह से बीम प्रोवाइड कर रहे हैं और बीम में सिर्फ नीचे क्या कर रहे हैं, हम रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो फोर्सेस जनरेट होंगे। ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के अबव जो कंक्रीट होगा, ये कंक्रीट का एरिया जो है ये फोर्स क्रिएट करेगा, ये रेजिस्ट करेगा कंप्रेशन, और ये जो नीचे वाला स्टील है ये रेजिस्ट करेगा टेंशन। तो जो टेंशन फोर्स रहेगा, अभी फोर्स आपको निकालना है। फोर्स मतलब क्या, टेंशन फोर्स मतलब क्या, न्यूटन में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। तो हम निकालेंगे फोर्स विल बी इक्वल्स टू टेंशन, न्यूटन में आपकी वैल्यू चाहिए तो अभी आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू है न्यूटन पर एम स्क्वायर। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया के वैल्यू के, एरिया क्या आपका एम स्क्वायर से, तो एम स्क्वायर कट हो जाएगा, आपको जो न्यूटन मिल जाएगा। तो इसे हमने टेंशन में वही किया, टेंशन विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेस। हमारी जो स्ट्रेंथ है आपकी, या स्ट्रेस है आपका स्टील का, वो हमने कंसीडर किया 0.87 F और उसको मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ द स्टील से, तो आपको ये टेंशन फोर्स जो वो मिल जाएगा। सिमिलरली जो हमारा कंप्रेशन है, कंप्रेशन में भी हम वैसे निकाल सकते हैं। कंप्रेशन में जो आपका कंप्रेसिव फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.36 मल्टीप्लाइड बाय एफसी मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एक्सयू। अगेन ये वैसा ही है 0.36 एफसी ये क्या है आपका स्ट्रेस है और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी मल्टीप्लाइड बाय 0.xu, दिस इज योर एरिया। तो ये वही है, हमने क्या कर दिया, स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से। ये जो कंप्रेशन हम फोर्स लगाने वाले हैं, दिस पर्टिकुलर कंप्रेशन फोर्स कहां पे एक्ट होता है, आपका जो टॉप है, टॉप से आपका एक्ट होता है 0.42 XU तक। तो जो भी हमारा बीम होगा, बीम का जो डेप्थ रहेगा, बीम का जो न्यूट्रल एक्सिस रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को हम बोलते हैं एक्सयू। ये एक्सयू जो हमेशा टॉप ऑफ द बीम से लेते हैं। एक्सयू मतलब क्या, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ। न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या, जहां पे ना कंप्रेशन है ना आपका टेंशन है। तो अगर इस तरह से अगर आपका स्ट्रेस डायग्राम रहेगा, ये जो आपका स्ट्रेस डायग्राम रहेगा, तो यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स लगने वाला है वो कंप्रेसिव फोर्स रहता है फ्रॉम द टॉप, ये इसका डिस्टेंस रहता है 0.42 XU। और ये जो हमारा पर्टिकुलर जो भी हमारे रेनफोर्समेंट बार है उसके सेंटर में से क्या रहेगा आपका, ये जो टेंशन फोर्स है वो अप्लाई होता है। तो ये जो सेंटर में से जाएगा मतलब ये कहां से जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ या फिर स्मॉल डी। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स में। टोटल मेरे पास ये जो है, ये टोटल मेरे पास है डी। डी में से अगर मैं इस टॉप वाले को माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस मेरा हो जाता है डी माइनस 0.42 XU। अभी मूवमेंट मुझे निकालनी है, तो मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू, मूवमेंट मेरा रहता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो अभी मेरे पास अगर हम टेंशन फोर्स लेता हूं तो टेंशन फोर्स हमारा 0.87 Fy मल्टीप्लाइड बाय AST, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिस्टेंस है मेरा d माइनस 0.42 XU। तो ये मुझे मिल गया ये मुझे मिल गया मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द टेंशन। टेंशन में मुझे ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। सिमिलरली 0.36 एफसी के बी मल्टीप्लाइड बाय एक्सयू मेरा फोर्स था, कंप्रेसिव फोर्स, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस है, तो मुझे मिल जाएगा बेस्ड ऑन द कंप्रेशन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद ही रखने चाहिए। उसके बाद जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है उसकी जो डेप्थ रहेंगे उसके लिए एक्सयू मैक्स हम कहते हैं कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्सयू मैक्स जो रहता है वो डिपेंड करता है आपका ग्रेड ऑफ द स्टील, कौन सा आपका जो स्टील है उसका ग्रेड क्या है। डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील इट कैन बी 0.53 डी या फिर 0.48 डी या फिर 0.46 डी। जो भी आपका स्टील का ग्रेड होगा, जितना ज्यादा ग्रेड रहेगा उतना जो एक्सयू आपका वो कम कम होते जाता है। इसी तरीके से अगर ये रहा आपका एक्चुअल एक्सयू लिमिटिंग, अगर आपको एक्चुअल एक्सयू कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो सेक्शन है उसमें एक्सयू कितना है, तो हम क्या करेंगे, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स का क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। कंप्रेशन फोर्स टेंशन फोर्स का इक्वेट करने के बाद मुझे ये जो फॉर्मूला है वो मिल जाएगा 0.87 Fy AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK B। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिए। उसके बाद
हमारे 3 सेक्शन रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सयू एंड एक्सयू लिमिटिंग। अगर एक्सयू जो मेरा हमने जो एक्चुअल एक्सयू निकाला वो एक्सयू लिमिटिंग से कम है, जो मैंने एक्चुअल निकाला वो अगर एक्सयू लिमिटिंग से कम है, इन दैट केस हम उसको कहते हैं अंडर इन्फोर्स सेक्शन। इसको हम करते हैं अंडर इन्फोर्स सेक्शन। वहीं पर अगर एक्सयू जो मेरा एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग, मेरा जो एक्चुअल एक्सयू है एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा होगा, तो इन दैट केस हम उसको कहेंगे ओवर इन्फोर्स सेक्शन। वहीं पर अगर एक्सयू मेरा एक्सयू लिमिटिंग जितना ही है, तो इन दैट केस ये हो जाएगा आपका बैलेंस सेक्शन। तो इन तीनों में से हम कौन सा एज्यूम करते हैं कि जो हमारा हम प्रीफर करते हैं अंडर इन्फोर्स सेक्शन, ओवर इन्फोर्स हम कभी भी प्रेफर नहीं करते, और अगर एकदम ही ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन में दैट केस बैलेंस सेक्शन में भी एज्यूम, बट हम प्रीफर भी कौन सा यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडर इन्फोर्स सेक्शन ही यूज करते हैं। अंडर इन्फोर्स सेक्शन मतलब क्या, उसमें एरिया ऑफ द स्टील जो रहता है वो आपका कम रहता है, इसमें एरिया ऑफ द स्टील जो रहता है आपका वो ज्यादा रहता है। एरिया ऑफ द स्टील कम होने के कारण क्या हो जाता है, जो हमारा स्टील है अगर लोड हम देते हैं तो स्टील जो है वो फर्स्ट फेल होता है, ये जो रहेगा ये फर्स्ट फेल होगा, और उसके बाद जो हमारा वो कंक्रीट फेल होता है। वहीं पर यहाँ पर एरिया ऑफ द स्टील ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, पहले कंक्रीट फेल हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका स्टील फेल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों आपका इक्विवेलेंट रहता है, इसलिए कंक्रीट और स्टील जो आपके वो दोनों एक साथ फेल हो जाते हैं। तो हम प्रीफर करते हैं कि पहले स्टील फेल हो, क्योंकि स्टील फेल हो गया मतलब क्या, स्टील आपका फेल हो गया मतलब क्या हो जाएगा, वो इल्ड हो जाएगा। इल्डिंग मतलब क्या, वो बेंड होगा। तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग मिलेगी बिफोर द फेल्यूर, वो जो हमारा बीम है वो पहले बेंड होगा और उसके बाद जो कंक्रीट है वो क्रश होगा। अगर कंक्रीट फेल होता है तो कंक्रीट फेल किस तरह से, उसका सडन फेल्यूर होता है। आपका कंक्रीट का क्या होता है, सडन क्रशिंग फेल्यूर होता है। सो देयरफॉर वो आपको अवॉइड करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टील की क्वांटिटी कम रखते हैं, सो दैट स्टील विल फेल फर्स्ट एंड देन कंक्रीट फेल। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे वार्निंग मिल जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहां पे वार्निंग मिलती है। वार्निंग मिलती है मतलब क्या, पहले उसका स्टील फेल होता है, तो देयरफॉर देयर विल बी बेंडिंग एंड देन वी कैन से दैट ठीक है बेंड हो रहा है, मतलब हमारा जो सेक्शन है वो फेल होने वाला है। यहाँ पे बेंड नहीं होगा सेक्शन, डायरेक्टली वो क्या जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद यमयू लिमिटिंग का अगर हम फॉर्मूला है, तो हमने जो यमयू का फॉर्मूला यूज किया वही, सिर्फ वहां पे एक्सयू की जगह हम क्या करेंगे, एक्सयू मैक्स की वैल्यू इनपुट कर देंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट एक्सयू मैक्स की अगर वैल्यू इनपुट करते हैं, तो एफई 250 के लिए आपको यमयू लिमिटिंग की वैल्यू मिल जाती है 0.148 एफसी के बीडी स्क्वायर। वहीं पर यमयू लिमिटिंग फॉर 415 आपका रहता है 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाता है आपका 0.133 एफसी के बीडी स्क्वायर। अगेन याद रखिए, जो हमारा कंक्रीट रहता है, कंक्रीट का बीम जो रहता है उसकी डेप्थ जो हम वो ज्यादा रखते हैं कंपेयर टू द बी। अगर मुझे ये जो मेरा बीम है ये सपोज बी बाई डी है, इसकी अगर मुझे स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, तो मैं सपोज एक इसमें क्या कर दिया, बी को इंक्रीज कर दिया इस तरह से, और दूसरा सेक्शन लिया उसमें मैंने क्या कर दिया, डी को इंक्रीज कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला यूज करता है यमयू का फॉर्मूला क्या है मेरा, ये वाला फॉर्मूला सपोज यूज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आपका बी डी स्क्वायर है। तो बी से इंक्रीमेंट कुछ ज्यादा नहीं होगा, बी को मैंने 10 से इंक्रीमेंट कर दिया तो 10 पट इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे जो अभी बी डी स्क्वायर, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, अगर यहाँ पे 10 से इंक्रीज में डी को 10 से इंक्रीज करता हूँ, मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर मतलब क्या, वो 100 गुना क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 10 गुना बढ़ गई, वहां पर इसकी स्ट्रेंथ कितनी गुना बढ़ गई, 100 टाइम्स बढ़ गई। सो देयरफॉर मैं क्या करता हूँ, जो बीम में जो बी और डी रहता है, बी की वैल्यू में कम रखता हूँ, वहीं पर डेप्थ की वैल्यू ज्यादा रखता है, क्योंकि जितना ज्यादा डेप्थ उतना मेरा मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा, उतने ज्यादा परसेंटेज में वो बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद जो बीम रहेगा उसका जो इफेक्टिव स्पैन लेते हैं हम। अगर हमारा ये बीम है इस तरह से, अगर हमारा बीम है, ये दोनों मेरे जो सपोर्ट है, तो इफेक्टिव स्पैन जो रहेगा, इन दोनों सपोर्ट का जो इंटरनल डिस्टेंस रहेगा, ये जो रहेगा एल को बोलते हैं हम इफेक्टिव, ये जो रहता है वो रहता है आपका क्लियर स्पैन। जो आपका एल रहेगा वो रहता है क्लियर स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन विल बी इक्वल टू क्लियर स्पैन जो आपका रहेगा, क्लियर स्पैन प्लस जो भी हमारे दोनों सपोर्ट है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, दोनों सपोर्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो ये जो यहां से सेंटर से लेके यहां से सेंटर तक, तो वो रहेगा क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ द जो भी आपका सपोर्ट रहेगा। दोनों साइड के सपोर्ट मैंने हाफ ऑफ कर दिया, तो टोटल विड्थ इक्वल्स टू विड्थ ऑफ सपोर्ट। या फिर दूसरा क्राइटेरिया रहता है कि क्लियर स्पैन प्लस जो भी मेरी डी होंगी, दैट इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। इस दोनों में से जो आपका लोअर रहेगा वो रहता है मेरा इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट बीम में जो रहती है वो आपकी 4% रहती है, वहीं पर आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। मिनिमम रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला आपको आईएस कोड में ही गिवन है, एएसटी मिनिमम डिवाइडेड बाय बीडी इक्वल्स टू 0.85 डिवाइडेड बाय एफवाई। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा सेक्शन है उसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द बीम। ये जो आपकी वो बीम के लिए है। उसके बाद हमने देखा था इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर, इफेक्टिव डेप्थ। ओके, अगर हम इस तरह से बीम अगर एज्यूम करते हैं, ये बीम में मेरे 2 बार प्रोवाइड अगर मैंने कर दिए, तो ये जो बार है, बार के सरफेस से लेके जो बीम का जो सरफेस है यहां तक ये जो रहेगा, इसको हम बोलते हैं क्लियर स्पैन। और वहीं पे अगर इसके बार से सेंटर तक अगर मैंने डिस्टेंस ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव, सॉरी ये जो रहता है ये रहता है आपका क्लियर कवर, और इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर, जो सेंटर तक रहेगा। तो इफेक्टिव डेप्थ मतलब क्या, जो टोटल डेप्थ है ये मेरी कैपिटल डी है, कैपिटल डी में से अगर इफेक्टिव कवर में माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये स्मॉल डी मुझे मिल जाएगा। तो स्मॉल डी विल बी इक्वल टू कैपिटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव
कवर, और ये जो इफेक्टिव कवर सेंटर तक रहता है, उसके सरफेस से लेके यहाँ तक जो रहेंगे आपका क्लियर कवर। क्लियर कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं हम? क्योंकि जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। तो क्लियर कवर विल डिपेंड अपॉन जो एनवायरमेंटल कंडीशन माइल्ड है मेरी, या फिर बहुत ज्यादा मॉडरेट है, या फिर सेवर है, या फिर वेरी सेवर है, या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, मतलब जो ऊन वारा पाऊस जो आहे तो किती लागत आहे त्याच्यावर डिपेंड असते माझं कवर किती पाहिजे। द कवर विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, हम कौन सा मेंबर कंसिडर कर रहे हैं। अगर स्लैब कंसिडर कर रहे हैं तो 20 mm, बीम कंसिडर कर रहे हैं तो 25 mm, ये जो है मिनिमम कवर है, इससे ज्यादा हम ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 20 mm प्रोवाइड करना है। उसके बाद कॉलम है, तो कॉलम हम क्या रहेंगे 40 mm, उसके फुटिंग रहेंगे तो 50 mm। तो ये आपको याद रखना है, आपको पूछेंगे कि मिनिमम कवर ऑफ द जो वेरियस मिनिमम कवर हमने, मिनिमम क्लियर कवर कितना लिया फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्लैब के लिए मिनिमम कवर हमने लिया 20 mm, ये जो आपका वो क्लियर कवर है, दिट इज नॉट द इफेक्टिव कवर, ये जो आपका ये क्लियर कवर है। तो क्लियर कवर हमने लिया 20 mm, 25 mm, 40 mm एंड द 50 mm। दिस इज द मिनिमम कवर फॉर द स्लैब, बीम्स, कॉलम्स एंड फुटिंग। ये बढ़ते क्यों जा रहा है? क्योंकि फुटिंग जो आपकी वो अंडरग्राउंड रहती है, वहां पे आपका क्या है, ज्यादा हार्श कंडीशन रहेंगी। कॉलम जो रहते हैं आपके, अगेन जो कॉलम रहते हैं उसमें ज्यादा बेंडिंग वगैरह हो सकती है, इसलिए ज्यादा अगेन लोडिंग उस पर रहती है। बीम में भी ज्यादा लोडिंग रहती है, स्लैब में उतनी ज्यादा लोडिंग नहीं रहती है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा या फिर कंडीशन वर्स होते जाएंगी, वैसे वैसे जो आपका क्लियर जो कवर है आपका वो बढ़ते जाएगा। उसके बाद डबली रेनफोर्स बीम। अभी सिंपली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स में क्या रहता है, आपका जो कंप्रेशन जोन है वहां पे भी हमने क्या कर दिया, बीम जो बार से वो प्रोवाइड कर दिए। एक्चुअली सिंगली रेनफोर्स बीम में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर बार जो हमने प्रोवाइड कर दिए, इसी तरह पे हम एट मिनिमम 2 बार जो है सिंगली रेनफोर्स में कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। अगर न्यूट्रल एक्सिस ले लिया, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला रहेगा टेंशन जोन, ऊपर वाला रहेगा आपका कंप्रेशन जोन। तो इन केस ऑफ द कंप्रेशन आल्सो वी प्रोवाइड द 2 बार्स इन केस ऑफ द सिंगली रेनफोर्स बीम। लेकिन ये जो बार है, ये कोई भी आपका जो लोड है, कंप्रेसिव लोड है, वो नहीं लेते। लेकिन इन केस ऑफ द डबली रेनफोर्स बीम हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी बार प्रोवाइड करते हैं, और एज वेल एज टॉप में भी जो बार है वो एक्स्ट्रा वाले प्रोवाइड करते हैं। ये जो बार है वो कॉम्प्रेसिव लोड लेते हैं। इन केस ऑफ द अंडर रेनफोर्स, सॉरी, इन केस ऑफ द सिंगल रेनफोर्स सेक्शन, ये जो रहते हैं आपके, ये सिर्फ एंकर बार रहते हैं, ये कोई भी लोड नहीं लेते। वहीं पर इन केस ऑफ द जो आपका डब्ल्यू रेनफोर्स है, इसमें वो एंकर बार नहीं थी, ये जो है वो लोड जो है आपका वो लेते हैं। अभी आपको डब्ल्यू रेनफोर्स बीम कब लेगा, अगर मैं इस तरह से बीम प्रोवाइड करता हूं, बीम में मैंने सपोज 3 बार प्रोवाइड कर दी, ओके। अगर मैं बीम में और ज्यादा स्टील प्रोवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मेरा जो ये इसमें क्या हो जाएगा, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू जो वो ज्यादा हो जाएंगी, या फिर एमयू लिमिटिंग जो होगा मेरा एमयू से, एमयू जो मेरा एमयू लिमिटिंग से ज्यादा हो जाएगा। एएसटी बढ़ गया, मतलब क्या है, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो ओवर इन्फोर्स हो जाएगा। तो ओवर इन्फोर्समेंट अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करता हूं। मतलब ये जो कॉन्क्रीट है, इन एडिशन टू दैट कॉन्क्रीट, ये जो मेरे कॉम्प्रेसिव जो हमारे मेरे बार है, वो भी कॉम्प्रेसिव लोड जो है वो लेने के लिए सक्षम होंगे। तो ये मैं कब प्रोवाइड करता हूं, जब मेरी डेप्थ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर मुझे एएसटी कम ज्यादा प्रोवाइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्क्रीट का जो अगर एएसटी ज्यादा प्रोवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, कॉन्क्रीट का एरिया जो है वो बढ़ा दूंगा। अगर कॉन्क्रीट का एरिया बढ़ाना मुझे नहीं पॉसिबल है, मतलब मुझे डेप्थ जो है वो इंक्रीज नहीं करनी है, तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, डेप्थ अगर रिस्ट्रिक्टेड, इन दैट केस मैं क्या करूंगा, वहां पे रेनफोर्समेंट बार जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर जो कंप्रेसिव रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। या फिर अगर सपोज रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस रहेंगे, अगर विंड लोड मेला लगता है, फिर अर्थक्वेक लोड लगता है, तो इन दैट केस रिवर्सल ऑफ द फोर्सेस रहेंगे। अभी ये जो बीम है इस तरह से बेंड होता था, अगर इस यहाँ पे बेंड आई, वो इसी तरह से बेंड होगा अगर यहाँ से बेंड आएंगी। तो इन दैट केस अभी यहाँ पे कंप्रेशन था, यहाँ पे टेंशन था, अभी यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ पे कंप्रेशन होगा और यहाँ पे टेंशन हो गया। तो ये यहाँ पे जैसा ही रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस इस तरह से अगर होते हैं, तो इन दैट केस में क्या करूंगा, डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करूंगा, सो दैट इन कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों साइड में क्या है, रेनफोर्समेंट रहे टू रेजिस्ट द टेंशन। अगर आपका इंपैक्ट लोडिंग है तो इंपैक्ट लोडिंग में भी मैं क्या करता हूं, डबली रेनफोर्स सेक्शन जो वो प्रोवाइड करता हूं। उसके साथ साथ ही अगर मेरा हॉगिंग टाइप मेंबर है, ओके, इस तरह से अगर मैं बीम प्रोवाइड करता हूं, ये एक सपोर्ट है आपका, ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है। अब इसका डिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, कुछ तो भी इस तरह से आपका डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी हॉगिंग मूवमेंट आती है, नेगेटिव मूवमेंट आती है। नेगेटिव मूवमेंट क्या, इस तरह से बीम बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे अभी कंप्रेशन आ गया और यहाँ पे टेंशन आ गया, मतलब टॉप में यहाँ पे टेंशन आ गया। तो इस तरह से जहां जहां सपोर्ट रहेगा, जहां जहां आपकी हॉगिंग मूवमेंट आपकी आने वाली है, जहां जहां आपकी हॉगिंग या फिर नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है, वहां पे हम क्या करेंगे, डबली रेनफोर्स बीम जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। या फिर अगर आपका एमयू जो एमयू लिमिटिंग को क्रॉस करता है, तो अगेन इन दैट केस हम क्या करेंगे, एमयू जो डबली रेनफोर्स सेक्शन है वो प्रोवाइड कर देंगे। अभी इसमें क्या हो जाता है, हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा के बार यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो देयरफॉर जो कंप्रेशन वाला फॉर्मूला था, कंप्रेशन वाला फॉर्मूला था क्या आपका 0.36 एफसीके बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इतना ही फॉर्मूला हमने यूज किया था क्योंकि हमने कंक्रीट यूज किया था। अभी हमने उसमें ऐड कर दिया स्टील, तो स्टील का ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अगेन क्या कर देंगे हम, स्ट्रेस जो रहेगा, स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। तो स्ट्रेस जो रहेगा आपका एफएससी, दैट इज द स्ट्रेस इन, जो भी आपका स्ट्रेस रहेगा इन द कंप्रेशन जोन, जो भी आपका स्टील का स्ट्रेस रहेगा इन कंप्रेशन, मल्टीप्लाई कर देंगे एएससी से, दैट इज द एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन जोन। तो ये हमने क्या कर दिया, एक जो है वो ऐड यहाँ पे, एक जो है हमने वो ये वाला जो है वो ऐड कर दिया। वहीं पर टेंशन साइड भी सेम रहेगा आपका। टेंशन साइड भी हमने क्या कर दिया, टेंशन साइड सेम ही रहने वाला है, 0.87 Fy मल्टीप्लाइड बाय एरिया, टोटल एरिया ऑफ द टेंशन साइड हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, सिर्फ जो रेनफोर्समेंट है उसको बढ़ा दे, तो वहां पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे यमयू जो आपका रहेगा, अगर हम कंप्रेसिव वाला कंसीडर करेंगे तो अगेन जो कंप्रेसिव वाला फोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द जो भी आपका लीवर आर्म रहेगा। वहीं पर अभी ये जो हमने रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करेंगे उसका लीवर आर्म किस तरह से होगा, सपोज ये हमारा बीम है,
यहाँ पे 2 बार हमने प्रोवाइड कर दी, यहाँ पे 2 बार प्रोवाइड कर दी, और यहाँ पे इसका फोर्स इस सेंटर से लगेगा, इसका फोर्स इस सेंटर से लेगा। तो ये जो रहेगा मेरा, ये जो है ये लीवर आर्म रहेगा फॉर द जो हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया, एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइड कर दिया इन द कंप्रेशन, उसके लिए लीवर आर्म रहेगा। तो ये टोटल मेरे पास अवेलेबल है, टोटल है मेरा इफेक्टिव डेप्थ, उसमें से अगर ये मैं इफेक्टिव कवर माइनस कर देता हूं डी डैश, इन दैट केस मुझे ये मिल जाएगा। तो लीवर आर्म विल बी इक्वल टू डी माइनस डी डैश, तो वही हमने यहाँ पे ले लिया है। सिमिलरली टेंशन फोर्स में भी आपका वही रहेगा, AST1 जो आपका कॉम्प्रेसिव जो वाला कंक्रीट के लिए जो रेजिस्ट कर रहा है वो रहेगा आपका AST1, और जो आपका ASC है उसको जो रेजिस्ट कर रहा है वो आपका AST2। तो ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है सीपीएस में, बाकी कुछ भी चेंजेस आपके नहीं रहने वाले। उसके बाद फ्लैंज बीम, तो अभी मैंने देखा कि अगर मुझे यहाँ पे कंक्रीट मुझे अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करने हैं, अगर मैंने 3 रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कर दिए तो जो है अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है। अगर और बार में प्रोवाइड करता है तो ये क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एरिया ऑफ द कंक्रीट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी मुझे डेप्थ अगर मुझे इंक्रीज नहीं करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से जो सेक्शन है उसको चेंज कर दूंगा, इस तरह से टी सेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ जगह मेरा एरिया ऑफ द कंक्रीट क्या है, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब हम जो स्लैब जो हमारा स्लैब है और जो हमारा बीम है, इन दोनों का अगर कास्टिंग हम मोनोलिथिकली करते हैं, मतलब एक साथ अगर हम करते हैं, तो इन दैट केस इट इज पॉसिबल। या फिर प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन होगा जहां पे हम शेयर कनेक्टर यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस इट इज आल्सो पॉसिबल। तो अगर हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं तो इन दैट केस इस तरह का हम बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्लैंज बीम, इसको हम बोलते हैं फ्लैंज बीम। तो ये जो रहेंगे आपकी इसको हम बोलेंगे फ्लैंज, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली है इसको हम बोलेंगे फ्लैंज, और इसको हम बोलेंगे वेब। तो ये जो रहेंगे आपकी दिस इज विल बी योर ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज, ये जो रहेंगे आपकी दिस इज द डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, ये जो रहेंगे आपकी ब्रेड्थ ऑफ द वेब, और ये जो रहेगा आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द जो भी आपकी बीम रहेंगी। तो ये जो ब्रेड्थ ऑफ द वेब है उसके डिफाइन करने के लिए आपके पास ये टी बीम का फॉर्मूला है, ब्रेड्थ ऑफ द बीम, ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज कैलकुलेट करने के लिए जो BF है ये आपको पूछा जाता है। तो BF विल बी इक्वल टू L0/6 प्लस BW दैट इज ब्रेड्थ ऑफ द वेब प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ ऑफ द फ्लैंज। इसमें जो L0 रहता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द जो भी आपके जीरो बेंडिंग मूवमेंट पॉइंट है, जिसको हम सपोज जो आपका पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर रहता है वहां पे क्या रहता है कि बेंडिंग मूवमेंट 0 रहती है। तो 2 पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर में जो आपका डिस्टेंस रहेगा वही हम कैलकुलेट करते हैं, वो डिस्टेंस जो रहेगा आपका वो L0 रहता है, या फिर हम इसको डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीरो बेंडिंग मूवमेंट पॉइंट्स ऐसा भी हम कह सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर आपका कॉर्नर वाला बीम होगा, मतलब ये आपका यहाँ पे टी फॉर्म हो रहा है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एल ही फॉर्म हो रहा है, तो इन दैट केस एल फॉर्म एल अगर फॉर्म हो रहा है तो उसके आपका बीएफ का फॉर्मूला अलग हो जाता है। सेम फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे L0/6 की जगह यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे आपका 6DF की जगह आपका क्या हो जाएगा 3DF जो है वो हो गया, बाकी सेम ही फॉर्मूला है। उसके बाद शेयर जो आपका रहता है, शेयर का फॉर्मूला आपके पास है टाउ इक्वल्स टू VA मल्टीप्लाइड बाय वाई बार डिवाइडेड बाय IB। जो शेयर फोर्स रहेगा उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वाई बार से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसको डिवाइड कर दिया हमने मॉडुलस जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा एज वेल एज द ब्रेड्थ ऑफ द बीम रहेंगे। तो जो आपका शेयर रहेगा, याद रखिए शेयर जो रहेगा वो डिपेंड करता है आपका बी पे। जितना बी आपका ज्यादा उतना आपका शेयर जो रहेगा वो कम रहेगा, जितना बी आपका कम उतना जो शेयर है आपका वो ज्यादा रहेगा। तो बीम जो हम बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते। अभी ये जो प्रोफाइल है आपके शेयर प्रोफाइल की, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन आपका किस तरह से रहता है ये आपको याद रखिए। तो देखिए 1-2 याद करिए अगर याद हुआ, जैसे कि टी बीम का याद रखिए, ये सिंगली रेनफोर्स बीम का, या आपका ये चारों जो है पहले 1 2 ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये 4 भी अगर आपकी याद रखें तो भी मोर देन सफिशिएंट है। ये 4 नहीं, ये वाला 4 लीजिए, ये वाला मत लीजिए। 1 2 3 4 ये 4 भी अगर आपने देख लिया तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। टी बीम हम कभी कभी डब्ल्यू रेनफोर्स भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन मैक्सिमम आपको वो फिजिबल नहीं रहता है। उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शेयर जो रहता है वो फ्रॉम द सपोर्ट एट डिस्टेंस ऑफ द डी रहता है। हम ये डिफाइन करते हैं कि जो भी आपका क्रैक होगा वो आपका 45 डिग्री क्रैक है, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से अगर मेरा सपोर्ट में प्रोवाइड करता हूं तो मैं एज्यूम करता है कि यहाँ से सपोर्ट से क्या हो जाएगा, मेरी क्रैकिंग चालू हो जाएंगे, और क्रैकिंग कितने डिग्री पे रहेंगे आपके 45 डिग्री पे। तो देयरफॉर ये जो आपका डी रहेगा और ये जो डी रहेगा ये यहाँ पे इतना क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस डी हो जाता है, क्योंकि ये 45 है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 45। तो आपका इस तरह से ट्रायंगल हो जाता है 45 वाला, ये 45 ये 45, तो देयरफॉर ये डिस्टेंस आपका जो रहेगा और ये जो डिस्टेंस रहेगा आपका वो सेम हो जाता है। तो देयरफॉर क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शेयर आपका याद रखिए, क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शेयर इज एट डिस्टेंस ऑफ द डी फ्रॉम द सपोर्ट। टाउ मैक्स जो रहता है आपका आईएस कोड में दिया है, टाउ मैक्स इज योर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, जो आपकी ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पे डिपेंड रहेगी कि हमारा जो कंक्रीट है उसका ग्रेड कितना है, उस पर डिपेंड रहेगी आपकी टाउ मैक्स दैट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। आपको आईएस कोड में गिवन है वैल्यू जो भी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू है। अगर आपका टाउ वी जो एक्चुअली आ रहा है अगर वो 0.5 मतलब सिर्फ कंक्रीट जो आपका वो अगर शेयर रेजिस्ट कर सकता है तो हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। 0.5 टाउ सी जो रहेगा आपका कंक्रीट का रहेगा, कंक्रीट का रेजिस्टेंस जो एक्चुअल टाउ वी जो आ रहा है आपका, एक्चुअल शेयर फोर्स जो आ रहा है आपका, शेयर स्ट्रेंथ जो आ रहा है वो लेस देन रहेगा 0.5 टाउ सी। तो इन दैट केस हम कोई भी शेयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर ये 0.5 टाउ सी टू टाउ सी तक रहेगा, अगर टाउ सी से कम रहेगा लेकिन 0.5 सी से कम ले रहेगा, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, मिनिमम शेयर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और अगर ये कंक्रीट का जो शेयर स्ट्रेंथ है उससे अगर वो आगे चला जाए तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, एक्चुअली शेयर रेइंफोर्समेंट जो वो प्रोवाइड करते हैं। तो टाउ वी जो आपका एक्चुअली शेयर फोर्स जितना आ रहा है
वो अगर कंक्रीट के शियर फोर्स से शियर रेजिस्टेंट है उससे अगर ज्यादा रहेगा तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। शियर रेइंफोर्समेंट हम वर्टिकल शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर इंक्लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर बेंट अप बार प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन ये जो है आपकी शियर रेइंफोर्समेंट मतलब कि आपको ये जो क्रैक होने वाला है, ये जो आपका क्रैक है इसको रेजिस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको अगर इंक्लाइन रेइंफोर्समेंट अगर प्रोवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इंक्लाइन प्रोवाइड करेंगे। अगर इस तरह से रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने को क्या हो जाएगा, इस क्रैक को बढ़ोतरी नहीं मिलेंगी। अब अगर इसी को अगर हम इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से क्रैक फॉर्म हो रहा है और जो रेइंफोर्समेंट है वो भी अगर हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो उस क्रैक को रोकने के लिए वो कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो वो क्या करेगा, उस क्रैक को रोक लेगा। तो देयरफॉर अगर हम इंक्लाइन स्टेयर प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह से इंक्लाइन स्टेयर जो प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हमारा बीम इस तरह से रहेगा, ओके ये दो सपोर्ट है, तो हम इंक्लाइन स्टेयर किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे आपका इस तरह से, क्योंकि जो मेरा क्योंकि जो मैं यहां से क्या हो जाएगा, मेरा इस तरह से शेयर जो वो फॉर्म हो रहा है। तो याद रखिए मिनिमम शेयर जो आपका रहेगा वो एट द मिड स्पैन रहेगा और मैक्सिमम शेयर जो रहेगा एट द सपोर्ट रहेगा। मिनिमम शेयर फोर्स जो आपका रहता है वो मिड स्पैन पे रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर आपको रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड सीरियस प्रोवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, जहां पे आपका सपोर्ट रहेगा वहां पे ज्यादा मतलब ऐसा नंबर ऑफ स्टेयर्स विल बी हायर, वहीं पर यहाँ पे क्या रहेगा, आपके नंबर ऑफ स्टेयर्स विल बी लोअर। अगेन यहाँ पे जो आपका सपोर्ट रहेगा वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेयर्स विल बी हायर, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे शेयर फोर्स ज्यादा रहेगा, यहाँ पे शेयर फोर्स सपोर्ट पे ज्यादा रहेगा, और जहाँ पे मिड स्पैन रहेगा वहाँ पे आपका शेयर फोर्स जो रहता है वो मिनिमम रहता है। सिमिलरली बेंट अप बार भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन इस तरह से मेरा बीम है, ये बीम इस तरह से अगर क्रैक फॉर्म हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा बार जो आ रहा है उसको इस तरह से क्या कर दूंगा, बेंड कर देगा। तो अगेन ये जो है बार जो है वो जो क्रैक फॉर्मेशन होगा उसको क्या कर देगा, रेजिस्ट कर देगा। तो शेयर रेइंफोर्समेंट हम तीन प्रकार से शेयर जो है वो शेयर रेइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम में आपका स्लेंडरनेस रेशियो आपको याद रखना चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो विल बी इक्वल्स टू जो भी आपकी इफेक्टिव लेंथ रहेंगी, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लीस्ट लैटरल डायमेंशन जो आपका रहेगा। लीस्ट लैटरल डायमेंशन मतलब क्या, डायमेंशन रहेगा बी या फिर डी, जो भी हमारा बीम रहेगा, सॉरी जो भी हमारा कॉलम रहेगा उसका कुछ तो भी विड्थ रहेगा, उसका कुछ तो भी डेप्थ रहेगा। इन दोनों में से जो कम रहेगा उसको हम करते हैं लीस्ट लैटरल डायमेंशन, उसको एल इफेक्टिव हम क्या करेंगे, लीस्ट लैटरल डायमेंशन से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जो रेशियो अगर वो 3 से कम होगा तो इन दैट केस उसको हम पेडिस्टल कंसीडर करते हैं। अगर ये 3 से 12 रहेगा तो इन दैट केस हम उसको शॉर्ट कॉलम कंसीडर करते हैं, और अगर 12 से ज्यादा होगा तो इन दैट केस हम उसको लॉन्ग कॉलम कंसीडर करते हैं। हमने सिर्फ शॉर्ट कॉलम का डिजाइन जो वो करने वाला है। शॉर्ट कॉलम में अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉलम्स आर देयर, एक्सियली लोडेड लेकिन यूनिफॉर्मली यूनि एक्सियल बेंडिंग मोमेंट, अगेन एक्सियली लोडेड एंड द बाय एक्सियल बेंडिंग मोमेंट। तो शॉर्ट कॉलम जो आपका वो फेल होता है विद द कॉम्प्रेशन से फेल होता है। वहीं पर लॉन्ग कॉलम जो आपका वो हो जाएगा आपका स्लेंडर, लॉन्ग कॉलम जो रहता है वो आपका स्लेंडर रहता है, सो देयरफॉर उसमें क्या हो जाता है आपका वो बेंडिंग से आपका वो फेल हो जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या है, शॉर्ट कॉलम ही कंसीडर करना है। अभी हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते हैं। मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, L by 500 प्लस B by 30 एंड इट इज द मिनिमम ऑफ द 20 या फिर मिनिमम ऑफ द 20 mm। तो कॉलम का जो हम स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं, कॉलम जो लोड ले सकता है, P विल बी इक्वल टू हम कंसीडर करते हैं जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो प्लस जो स्टील कंसीडर करेंगे, लोड जो स्टील लेगा वो। तो स्टील कंप्रेशन में कितना लोड ले सकता है और जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में कितना लोड सकता है, दैट विल बी द टोटल अल्टीमेट लोड टेकन बाय द कॉलम। सो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका एफसीके को डिवाइडेड बाय कर देते हैं यहाँ पे 2.5 से। क्यों, क्योंकि अवॉइड द सडन क्रशिंग फेलियर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम में जो स्ट्रेसेस है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। तो एफसीके को हमने 2.5 से डिवाइड कर दिया और एफआई जो है उसको भी हमने क्या कर दिया, 1.5 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो वैल्यू आ जाती है, ये आती डिजाइन स्ट्रेंथ आपके आ जाती है 0.45 एफसीके, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से, तो एरिया ऑफ द कंक्रीट प्लस ये जितना आता है 0.67 एफआई और इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया विद द एरिया ऑफ द स्टील इन द कॉम्प्रेशन। ये इससे अगर हम ऐड कर देंगे तो आपको जो मिल जाएगा पीयू, दैट इज द लोड का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। नाउ जो आपका रेइंफोर्समेंट रहता है, मिनिमम लॉन्जिट्यूडिनल रेइंफोर्समेंट जो मेन बार से आपके मिनिमम 0.8% रहते हैं और उसका मैक्सिमम परसेंटेज रहता है 6%, लेकिन हम क्या करते हैं 4% पे ही उसको रोक देते हैं। तो 0.8% टू 6% कॉलम में हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4% से ही कर सकते हैं। ओके, तो ग्रॉस एरिया जो रहेगा उसके 0.8% इज योर मिनिमम लॉन्जिट्यूडिनल रेइंफोर्समेंट में जो मेन बार रहेंगे वो। जो साइज ऑफ द बार रहता है आपका लॉन्जिट्यूडिनल बार का, वो मिनिमम साइज हम क्या करते हैं 12 mm लेते हैं। 12 mm से कम वाला बार हम कॉलम में जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। अगर हम रेक्टेंगुलर कॉलम ले रहे हैं तो रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम बार हम प्रोवाइड करते हैं 4 बार। अगर हम सर्कुलर कॉलम कंसीडर करें तो सर्कुलर कॉलम में हम मिनिमम बार प्रोवाइड करते हैं 6 बार। अगर सर्कुलर रहेगा तो 6 बार, रेक्टेंगुलर रहेगा फिर स्क्वायर रहेगा तो 4 बार। अगेन ये जो है आपके वो मिनिमम नंबर ऑफ बार है। जो अगर आपका कॉलम का साइज कुछ इस प्रकार से रहेगा, सपोज ये 250 है, ये 450 है, तो इन दैट केस अगर मैं सिर्फ 4 ही बार प्रोवाइड करता हूं, यहाँ पे 250, ये यहाँ पे है सपोज ये है 250 और ये है आपका 500, तो अगर मैं सिर्फ 2 ही बार यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ तो इन 2 बार में का डिस्टेंस क्या हो जाता है मेरा, ग्रेटर देन 300 हो जाता है। तो हमको ये जो नंबर ऑफ यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपको रिड्यूस करना होता है अप टू ओनली 300, तो इसलिए हमको यहाँ पे और 2 बार जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो स्पेसिंग बिटवीन द लॉन्जिट्यूडिनल जो बार्स रहेंगी वो आपकी रहती है लेस देन 300 से कम आपकी स्पेसिंग जो है बार में चाहिए। मिनिमम 4 बार चाहिए और उसके साथ साथ ही स्पेसिंग बिटवीन द 2 बार, जो 2 बार होंगे उसमें स्पेसिंग जो आपकी वो
300 mm से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा जो टाइज रहते हैं आपके टाइज, ओके, जो आपके टाइज रहते हैं उसका जो डायमीटर ऑफ द बार रहेगा, दैट पर्टिकुलर डायमीटर, उसका जो डायमीटर ऑफ बार रहेगा वो रहता है आपका जो भी मेन बार जो आप करेंगे लॉन्जिट्यूडनल बार का, जो लॉन्जिट्यूडनल बार है उसका 5 डिवाइडेड बाय 4 या फिर 6 mm। इसमें से जो ज्यादा रहेगा वो हम कंसीडर करते हैं। और ये जो 5 लेते हैं हम क्या करते हैं, लार्जर वाला लेते हैं। और जो आपकी स्पेसिंग रहेंगी, स्पेसिंग के लिए आपको लिस्ट लैटरल डायमेंशन या फिर आपका जो 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 अगेन जो आपका लॉन्जिट्यूडनल बार का जो भी आपका डायमीटर होगा वो, या फिर 300 mm। इन तीनों में से जो आपका लोअर रहेगा वो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। दिस इज फॉर द टाइज। जो हम कॉलम में जो हम टाइज प्रोवाइड करने वाले, स्टेयर्स प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके लिए डायमीटर आपका ये रहता है और उसका स्पेसिंग जो आपका ये वाला रहता है। उसके बाद इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव लेंथ जो रहती है दिस डिपेंड अपॉन द जो भी हमारा कॉलम है उसके एंड कंडीशन पे। अगर हमारा एक एंड जो होगा वो फिक्स रहेगा, दूसरा वाला अगर हिंज रहेगा, तो इन दैट केस हम लेते हैं इफेक्टिव लेंथ इक्वल्स टू 0.8 L। जो आपकी अनसपोर्टेड लेंथ होगी उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 से। अगर दोनों आपके जो है वो फिक्स रहेंगे, दोनों एंड अगर आपके फिक्स रहेंगे, तो इन दैट केस वो रहते हैं आपकी 0.65 L। अगर दोनों हिंज रहेंगे तो इन दैट केस L जो इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल्स टू अनसपोर्टेड लेंथ। और अगर एक आपका फिक्स रहेगा और दूसरा वाला आपका फ्री रहेगा, तो इन दैट केस इफेक्टिव लेंथ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय द अनसपोर्टेड लेंथ। तो ये जो आपके फॉर्मूले वो आपको इफेक्टिव लेंथ के भी याद रखने की, इफेक्टिव लेंथ आपकी कितनी रहती है। हम यहाँ पे शॉर्ट एक्चुअली कॉलम में हमने डिजाइन कर दिया। यहाँ पे भी जो एक्चुअली लोड है डिपेंडिंग अपॉन द लोड आपका किस तरह से आ रहा है। अभी यहाँ पे जो आपका सेंटर वाला जो कॉलम रहेगा, द सेंटर वाला कॉलम जो आपका रहेगा, सपोज ये जो ए कॉलम है इसके दोनों साइड इस तरह से एडिशन है, मतलब क्या है, वो दोनों साइड से कुछ भी नहीं, प्रॉपर्ली यहाँ पे लोड जो आपका वो एक्ट हो रहा है। वहीं पर बी जो आपका वो कुछ इस तरह से, मतलब इस साइड तो आपका दोनों साइड प्रोपोर्शन हो रहा है, लेकिन एक साइड क्या आपका अनप्रोपोर्शनेट हो रहा है। इसको यहाँ पे रेजिस्ट करने के लिए, काउंटर एक्ट करने के लिए कोई भी आपका लोड नहीं है। तो ये हो गया आपका यूनी एक्सियल बेंडिंग मूवमेंट, मतलब एक एक्सियल पे क्या हो जाएंगी, बेंडिंग मूवमेंट हो जाएंगी। वहीं पर कॉर्नर वाला किस तरह से, आपका कॉर्नर वाला इस तरह से, मतलब इसको इस हॉरिजॉन्टल को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसको रेजिस्ट करने यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों एक्सिस के अलावा क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा। तो ये जो कॉर्नर वाला कॉलम होगा वो मेरा रहेगा एक्चुअली लोडेड, लेकिन बा एक्चुअल बेंडिंग मूवमेंट वहां पे रहेंगे। वहीं पर ये जो बी रहेगा यहाँ पे जो आपका रहेगा, ये क्या रहेगा, एक्चुअल लोडेड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूनी एक्चुअल बेंडिंग होगी। और जो सेंटर का कॉलम होगा वहां पे कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, वो डायरेक्टली क्या रहेगा आपका एक्चुअली लोडेड जो वो कॉलम रहने वाला है। उसके बाद फुटिंग जो आपका बी बाय डी रेशियो जो आपका रहेगा, जो ब्रेथ रहेंगे इट इज लेस देन डेप्थ, इन दैट केस इट इज अ शैलो। अगर बी जो रहेंगे आपके वो डेप्थ से कम रहेंगे, तो इन दैट केस वो क्या रहेंगे आपका, बी इज नॉट लेस देन द डेप्थ, इन दैट केस इट इज अ शैलो। बी इज लेस देन डेप्थ, इन दैट केस इट इज अ डीप फाउंडेशन। अगर आपका फाउंडेशन जो फुटिंग का एरिया है वो 50% ऑफ द एरिया, जो आपका प्लिंथ एरिया है उसके 50% से अगर ज्यादा हो जाता है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, उसको रफ फाउंडेशन या फिर मैट फाउंडेशन जो वो प्रोवाइड करते हैं। जो आपकी फुटिंग होगी यहाँ पे स्लोप फुटिंग अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी जो यहाँ पे थिकनेस हम लेते हैं, दिस थिकनेस मिनिमम थिकनेस हम लेते हैं 150 mm। जो भी स्लोप फुटिंग होगी इन दैट केस हम मिनिमम थिकनेस ऑफ द फुटिंग लेते हैं 150 mm। जो आपका स्टील होगा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ द स्टील आपका रहता है। अगर आपका माइल स्टील होगा तो इन दैट केस 0.15%, और अगर आपका HYSD बार होगा तो 0.12%। ये आपका सेम जो स्लैब में रहता है वही आपका, अगर माइल स्टील रहेगा तो इन दैट केस 0.15% हम लेते हैं। अगर आपका HYSD बार होगा तो मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लेते हैं 0.12%। मिनिमम कवर हमने देखा था कि फुटिंग में मिनिमम कवर जो आपका 50 mm रहता है। मेन बात है आपका जो फुटिंग में हम जो मेन बात है आपकी फुटिंग में जो आपका बेंडिंग मूवमेंट कंसीडर करते हैं, तो बेंडिंग मूवमेंट फॉर द फुटिंग उसका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो आपका रहता है एट द फेस ऑफ द कॉलम। जो बेंडिंग मूवमेंट हम कंसीडर करेंगे तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर द बेंडिंग मूवमेंट इन द फुटिंग विल बी द फेस ऑफ द कॉलम। फेस पे ही आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो है वो रहने वाली है। वहीं पर अगर हम सिमिलरली लेते हैं वन वे शेयर का, अगर क्रिटिकल मूवमेंट फॉर द वन वे शेयर इन द फुटिंग इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ द डी, ये जो रहता है आपका एट अ डिस्टेंस ऑफ द डी, मतलब जो भी आपका वन वे शेयर रहेगा वो कितने डिस्टेंस पे आपका रहेगा, क्रिटिकल सेक्शन मतलब मैक्सिमम जो आपका शेयर रहेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ द डी। लेकिन अगर हम टू वे शेयर या फिर पंचिंग शेयर कंसीडर करते हैं तो वो कितने पे रहेगा, d/2। तो याद रखिए बेंडिंग मूवमेंट के लिए आपका क्रिटिकल कहां पे रहेगा, एट द फेस ऑफ कॉलम। जो भी कॉलम का फेस रहेगा वहीं पर बेंडिंग, अभी आपका वन वे शेयर आपका रहेगा, अगर वन वे शेयर आपका रहेगा तो इन दैट केस वो क्या रहेगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ द डी। अगर आपका टू वे शेयर रहेगा तो इन दैट केस इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ द d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। फेस ऑफ द कॉलम एट अ डिस्टेंस ऑफ द डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ द d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। इतने आपको याद रखना है। पंचिंग शेयर, टू वन वे शेयर मतलब क्या, सिंपल शेयर, टू वे शेयर मतलब क्या आपका पंचिंग वाला शेयर जो रहता है। उसके बाद बॉन्ड मतलब क्या, जो हमारे रेनफोर्समेंट है, जो रेनफोर्समेंट बार होगा और उसके जो आजू बाजू का कंक्रीट है, इन दोनों में जो आपका एडहेसिवनेस होगी, इन दोनों में जो आपकी पकड़ होगी उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड जो आपका वो डिपेंड करता है तीन चीजों पे। फर्स्ट आपका ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, उसके बाद जो आपका रेनफोर्समेंट हम माइल्ड स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी माइल्ड स्टील का सरफेस जो रहता है वो प्लेन रहता है, HYSD का क्या रहता है आपका कोरुगेटेड रहता है। तो ऑब्वियसली कोरुगेशन क्या करेंगे, आपका एक्स्ट्रा वाला स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड करेगा। एज वेल एज टाइप ऑफ द फोर्स, अगर आपका कंप्रेशन या फिर टेंशन है उस पर भी आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो आपका डिपेंड रहता है। तो ये तीनों आपका याद रखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका किस पे डिपेंड रहता है। टाउ बीडी की जो वैल्यू आपकी डायरेक्टली आपको जो टेबल है वो आई स्क्वायर में दिया गया है, टाउ बीडी की वैल्यू का टेबल। अभी वो जो टेबल दिया गया है, अगर वो सिर्फ माइल्ड स्टील के लिए आपका
तो अगर हम वो माइल्ड स्टील के लिए है और आपका टेंशन के लिए है, वो जो टेबल में वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए और टेंशन के लिए। अगर हम कंसीडर करते हैं HYSD बार, तो इन दैट केस उस वैल्यू को आपको कितने परसेंट से इंक्रीज करना है, 60% से। और अगर हम कंसीडर करते हैं कंप्रेशन, इन दैट केस अगेन उस वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है 25% से। तो टाउ पीडी आपको क्या है, टेबल में आपको दिया गया है इनके केस ऑफ IS कोड, लेकिन वो जो वैल्यू है, अगर आपका HYSD बार रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको 60% से इंक्रीज करेंगे। अगर कंप्रेशन रहेगा तो इन दैट केस उसको हम कर देंगे 25% से इंक्रीज। तो ये याद रखिए 60% और 25%। जो बॉन्ड स्ट्रेस हम यूज करते हैं डेवलपमेंट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला आपको आईएस कोड में गिवन है, तो वो याद रखिए डेवलपमेंट लेंथ का जो भी फॉर्मूला है आपका, ये वाला आपका फॉर्मूला है, डेवलपमेंट इक्वल्स टू 5 सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 टाउ बीडी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डेवलपमेंट लेंथ का। उसके बाद लिमिट स्टेट्स ऑफ द सर्विसिबिलिटी हमने देखे। तो सर्विसिबिलिटी आपका जो रहता है वो डिफ्लेक्शन वाला चेक जो हम देंगे, तो डिफ्लेक्शन वाला चेक हम देते हैं। तो जो डिफ्लेक्शन है आपका, वो डिफ्लेक्शन का याद रखना है आपको, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आपका टोटल डिफ्लेक्शन रहता है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन स्पैन बाय 250। और अगर डिफ्लेक्शन अगर हम डेड लोड वगैरह की हम बात कर रहे हैं, फ्लोर लोड या फिर लाइव लोड, तो इन दैट केस डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर दैन स्पैन बाय 350। सभी लोड हम क्या करेंगे, लॉन्गर मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों अगर हम लोड ले रहे हैं, तो इन दैट केस इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन स्पैन बाय 250। और सिर्फ अगर शॉर्ट टर्म मतलब जब हम लाइव लोड लगाएंगे, डेड लोड लगाएंगे और उसको कंसीडर करें, तो इन दैट केस इट शुड बी लेस दैन स्पैन बाय 350 या फिर 20 mm। इन दोनों में से जो मिनिमम रहेगा उससे वो ज्यादा नहीं चाहिए, जो भी आपका डिफ्लेक्शन होगा वो आपका। अगेन इस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास स्पैन बाय डेप्थ रेशियो रहता है, आपका स्पैन बाय इफेक्टिव स्पैन बाय डेप्थ रेशियो। तो ये जो रहेगा आपका, अगर कैंटिलीवर अगर स्लैब रहेगा तो इन दैट केस स्पैन बाय डी रेशियो विल बी इक्वल्स टू 7। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड स्लैब रहेगा तो इन दैट केस स्पैन बाय डी रेशियो विल बी इक्वल्स टू 20। और अगर आपका कंटीन्यूअस स्लैब रहेगा फिर फिक्स टाइप का सपोर्ट रहेगा, तो इन दैट केस आपका क्या रहेगा, स्पैन बाय डी रेशियो विल बी इक्वल्स टू 26। तो ये जो आपके ये तीनों आपका स्पैन बाय डी रेशियो जो आपके वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद ही रहने चाहिए। उसके बाद स्लैब का रेशियो अगर LY बाय LX, L मतलब क्या रहता है लॉन्गर डायरेक्शन, LX मतलब क्या रहता है शॉर्टर डायरेक्शन। अगर लॉन्गर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय शॉर्टर डायरेक्शन का अगर रेशियो आपका 2 से ज्यादा होगा, तो इन दैट केस हम डिजाइन करेंगे वन वे स्लैब। अगर LY बाय LX का रेशियो अगर 2 या फिर 2 से कम रहेगा, तो इन दैट केस करेंगे हम टू वे स्लैब। अगर 2 भी रहता है तो हम क्या करेंगे, टू वे स्लैब। 2 से कम रहेगा तो टू वे स्लैब। अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो इन दैट केस हम कंसीडर करेंगे इसको वन वे स्लैब। वन में स्लैब में क्या रहता है आपका, जो रेनफोर्समेंट रहेंगे आपकी ओनली वन डायरेक्शन में रहेंगी। सब इस तरह से अगर हम स्लैब प्रोवाइड कर दें, तो जो रेनफोर्समेंट रहेंगे आपकी इट इज विल बी अलोंग ओनली द लॉन्गर डायरेक्शन, मतलब इस तरह शॉर्टर डायरेक्शन रहेंगी। जो शॉर्टर डायरेक्शन अलोंग आपकी जो रेनफोर्समेंट है वो मेन रेनफोर्समेंट रहेंगी, और अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन आपका क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट रहेंगे। लेकिन अगर टू वे स्लैब हम कंसीडर करते हैं, टू वे स्लैब में अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन, अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन एज वेल अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन आपकी क्या रहती है, मेन रेनफोर्समेंट रहती है। ओके, तो ये याद रखना है आपको। टू वे स्लैब में जो मूवमेंट है हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके, और उस तरह से स्लैब में हम क्या करते हैं, 1 मीटर की विड्थ जो है वो एज्यूम करते हैं। अगेन जो आपका मेन स्टील होगा इन केस ऑफ द वन वे स्लैब में जो मेन स्टील होगा उसका जो मैक्सिमम जो आपका डिस्टेंस, मैक्सिमम जो आपकी स्पेसिंग रहती है वो रहती है 3D या फिर 300। इन दोनों में से जो कम रहेगा उससे ज्यादा वो नहीं चाहिए। या फिर आपका अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए स्पेसिंग रहती है आपकी 5D या फिर 450 mm। ये जो डी रहता है ये आपका रहता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द, जो भी आपका स्लैब होगा उसकी इफेक्टिव डेप्थ। डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा आपका लोड का इस तरह से, अगर वन वे स्लैब रहेगा तो इन दैट के सेंटर ये वाला लोड यहाँ पे जाएगा, ये वाला लोड इस बीम पे जाएगा। अगर आपका टू वे स्लैब है तो इन दैट के इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है। टू वे स्लैब मतलब क्या, चारों साइड पे उसके क्या है आपका, चारों साइड पे आपकी बीम है। तो ये वाला इस बीम पे जाएगा, ये वाला इस बीम पे, ये वाला इस बीम पे और ये वाला इस बीम पे। ये लोड इस बीम पे जाएगा, ये लोड इस बीम पे, ये लोड इस बीम पे और ये वाला लोड इस बीम पे। अगर आपका रेक्टेंगुलर स्लैब होगा, स्क्वायर स्लैब होगा तो इस कुछ इस तरह से। और अगर वन वे रहेगा तो हाफ इधर जाएगा, हाफ उधर जाएगा। जो टू वे स्लैब रहता है आपका, वहां पे हम यहाँ पे टॉर्शन रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ये आपको प्रोवाइड करते हैं जब आपका कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस रहेगा मतलब क्या, जो भी आपके कॉर्नर है उसको अगर हम हिल डाउन कर रहे हैं, मतलब अगर आपका इस तरह से स्लैब पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्लैब इस तरह से आपका बेंड होगा, तो ये जो आपकी ये ऊपर इस तरह से उठेंगे, ये जो आपके कॉर्नर है ये ऊपर इस तरह से बैठेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एक दूसरा स्लैब और प्रोवाइड कर दिया, तो ये जो स्लैब है इसको इस कॉर्नर को क्या करेगा, नीचे पटक के रखेगा। तो ये जो आपका ऊपर है वो नहीं उठेगा, इसको हम क्या करेंगे, हिल डाउन करेंगे। तो इसलिए अगर कंटिन्यूअस स्लैब होगा तो इन दैट केस क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा का टॉर्शन स्टील प्रोवाइड करते हैं। वो टॉर्शन स्टील क्या करता है, जो भी एंड होगा उसको हिल डाउन करके रखता है, नीचे करके रखता है। तो ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर अवर टुडेस प्रीव्यू लेक्चर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर दिए, वाइवा में आपको सभी आंसर देने हैं। जो मिनिमम बेसिक जो मैंने बताया एटलीस्ट वो बेसिक आपको आना चाहिए। इन एडिशन टू दैट आपको डिजाइन स्टेप्स आने चाहिए, सभी के डिजाइन स्टेप। हम बीम का डिजाइन किस तरह से करते हैं, बीम की डेप्थ या फिर विड्थ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं, जो आपकी लोड है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपको आना ही चाहिए। स्लैब में हो, बीम में हो, कॉलम में हो, फुटिंग में हो, जितना आपको सीखा गया उतना आपको आना चाहिए। और ये जो थ्योरी हमने आपको सीखा है वो थ्योरी तो आपको आनी चाहिए। इन एडिशन टू दैट आपको अगर डिजाइन स्टेप आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, डिजाइन स्टेप भी पढ़िए और ये थ्योरी भी पढ़े, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर अवर वाइवा।